अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, शाज़िया बतूल इज़ हियर। बेटे जैसे कि हम चैप्टर 4 के बारे में आजकल पढ़ रहे हैं, तो आज हम चैप्टर 4 में साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे। आप सब बच्चों को पता होना चाहिए बेटे कि जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जितनी भी जगह है, चाहे वो हम एनिमल सेल के रेफरेंस से बात करते हैं या प्लांट सेल के रेफरेंस से, इट इज़ फिल्ड विद अ फ्लूइड, और उस फ्लूइड की एक जेल लाइक अपीयरेंस है, मतलब इट इज़ नॉट अ लिक्विड, इट इज़ अ फ्लूइड, और उसके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं साइटोप्लाज्म। तो इट मीन्स द स्पेस बिटवीन cell membrane and nuclear membrane is filled with a clear, thick, gel-like substance which is known as cytoplasm। साइटोप्लाज्म की अगर हम लोकेशन के रेफरेंस से बात करें इन द एनिमल एंड प्लांट सेल, एज यू पीपल कैन सी दैट कि इन द एनिमल सेल मोस्ट ऑफ द स्पेस इज फिल्ड विद द साइटोप्लाज्म, बट इन केस ऑफ प्लांट सेल, जैसा कि बेटे आपको पता है कि सेंट्रल पोजीशन in case of plant cell is occupied by a vacuole, so that is why the cytoplasm in case of plant cell is lying in the peripheral region। with reference to this कि हम उसकी लोकेशन बोलते हैं कि उसकी पेरिफेरल है, लेकिन एनिमल सेल में मोस्ट ऑफ द स्पेस is filled with the cytoplasm। Cytoplasm itself is the part of protoplasm। प्रोटोप्लाज्म आपके पास बेटे लिविंग मटेरियल है। द लिविंग मटेरियल ऑफ विच अ सेल इज मेड अप ऑफ, एंड दिस प्रोटोप्लाज्म itself consists of two parts। one is the cytoplasm and other is the nucleoplasm। collectively they are known as protoplasm। The one thing else which you people should know, there is another word which is known as protoplast। एक्चुअली बेटे इस लफ्ज़ के रेफरेंस से बच्चों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है और आप बच्चों को इसका फ़र्क पता होना चाहिए। प्रोटोप्लास्ट भी लिविंग मटेरियल है ऑफ विच द सेल इज़ मेड अप ऑफ, लेकिन याद रखना है कि प्रोटोप्लास्ट हम वर्ड उस लिविंग मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे जो उन सेल्स के लिविंग मटेरियल के लिए जिनमें सेल वॉल मौजूद होती है। जैसे भी मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि सेल वॉल प्लांट सेल में है, एल्गल सेल में है, फंगल सेल में है, बैक्टीरियल सेल में है। इसका मतलब ये है कि अगर हम उन सेल्स के लिविंग मटेरियल की बात करेंगे, मतलब उनकी सेल वॉल को रिमूव करके, तो हम उसके रेफरेंस से जो स्पेसिफिक वर्ड हमें यूज़ करना है बेटे वो प्रोटोप्लास्ट है। प्रोटोप्लास्ट जो सिंपली हम कहते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन, एवरीथिंग प्रेजेंट इनसाइड इट, और द इन अदर वर्ड द लिविंग मटेरियल ऑफ विच अ सेल इज मेड अप ऑफ। बट प्रोटोप्लास्ट में आप कहते हैं कि प्लांट सेल माइनस इट्स सेल वॉल, कि अगर हम प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर दें तो जो बाकी हमारे पास जितना भी मटेरियल बचेगा एज अ लिविंग कंटेंट्स ऑफ द सेल्स, हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे प्रोटोप्लास्ट। बच्चों आप बच्चों को ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्लांट सेल्स टोटीपोटेंट हैं। Totipotency means a single cell has ability
to develop into a complete cell. It means that from a one single plant cell, we can grow, we can cultivate a new plant. Just like you people had studied in your chapter number 1, a tissue culture technology. उसमें भी हम इसी तरह से plant cells को use करते हैं to produce the large number of plants for the commercial production. अब इसमें जब हम टोटीपोटेंसी के रेफरेंस से बात करते हैं या टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हम प्लांट सेल की सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं। तो रिजल्टेंट जो बाकी हमारे पास प्लांट सेल बचता है उसके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं प्रोटोप्लास्ट, और फिर उस प्रोटोप्लास्ट को हम किसी आर्टिफिशियल ग्रोथ कल्चर मीडिया पे ग्रो करते हैं सो दैट इट डिवेलप्स इनटू अ कंप्लीट न्यू बेबी प्लांट और सीडलिंग। तो इसीलिए बेटे आप बच्चों को प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लास्ट का डिफरेंस पता होना चाहिए। प्रोटोप्लास्ट हम जनरली एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं फॉर द लिविंग मटीरियल ऑफ विच द सेल्स आर मेड अप ऑफ, लेकिन प्रोटोप्लास्ट का वर्ड हम स्पेसिफिकली सिर्फ उन प्लांट्स उन सेल्स के लिविंग मटीरियल के लिए यूज़ करते हैं which are provided with outermost boundary as a cell wall. And then you people should know about the chemical composition of cytoplasm. So basically cytoplasm consists of two parts. One is its liquid part and other is its solid part. Liquid part constitute 90% of cytoplasm and solid part constitute 10%. And one thing you should know that the liquid part is water, and in the solid part there is micromolecules, macromolecules, as well as organelles which are responsible to make its solid part. Students, as you know that when we are talking about the liquid part of the cytoplasm, which is most abundant chemical component of it, that is a 90%. You had already studied in your chapter number 2 biological molecules. There are different micro and macromolecules and they have the different properties. Some of them they are soluble and some of them they are insoluble. So regarding this, you should know the structure of cytoplasm. Basically it consists of two parts, the soluble part and insoluble part. The soluble part of the cytoplasm is its ground substance, acting as a ground substance, and you should know what we mean by the ground substance. Just like you know that when you people are playing cricket, there is a ground and on the ground there are different players who are playing. तो बिल्कुल बेटे इसी तरह से आपने याद रखना है कि सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के दरमियान में जितनी भी जगह है जिसको हम साइटोप्लाज्म का नाम दे रहे हैं उसका एक सॉल्युबल पार्ट है और वही ग्राउंड सब्सटेंस है, ग्राउंड मैट्रिक्स के तौर पर एक्ट कर रहा है और उसके अंदर जितने भी वो सब्सटेंसेस विच आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर उनके लिए वर्ड हमने यूज़ करना है कि दीज आर द प्लेयर्स। ठीक है, जो उस ग्राउंड में मतलब वाटर के अंदर जितने भी माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स वो हल हो चुके हैं, दे आर सॉल्युबल इन इट, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू बी प्रेजेंट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स, उसके लिए वर्ड हम यूज़ करेंगे soluble part of the cytoplasm or ground substance, and another very important word for it is cytosol. इसके लिए लफ्ज़ हम cytosol भी यूज़ करते हैं कि ये मेन वो ग्राउंड सब्सटेंस है। अब बेटे आप सब बच्चों को पता होना चाहिए कि ये जो साइटोसोल है ये फर्दर दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है।
it may be responsible to make the true solution, or it will act as a colloidal. True solution, you know that it is a homogeneous fluid of solute and solvent. और हम उसमें कहते हैं कि the size of solute particle is large enough कि they are completely dissolved in water and we are not able to separate them, so that is taken as the true solution. True solution, it means all those micro and macro molecules which are soluble in water, they are responsible to make the true solution. True solution means कि in this case there is water plus micro plus macro molecules, but they must be soluble in water, and collectively all of these water as well as micro and macro molecules, they are responsible to make the cytosol part, which is known as the ground substance, or we can use the word for it, ground matrix. Unlike the solutions, the colloidals, they are the size of the solute particles of this case, they are large, they are not completely dissolved in water and they are not completely insoluble in water. It means that they remain suspended in it and they further exist in two states. The one is known as the sol and other is known as the gel. These are those micro and macro molecules, or we can also say that organelles which are not dissolved in it, they are not soluble in the water and they remain suspended in it. It means that they will act like the players of the cricket and the soluble part or the true solution is acting as the cytosol. And there is insoluble part in which we are mainly talking about the different cellular organelles. You know that these are the tiny particles which are present in the cytoplasm, or these are the, we are also considered as subcellular specialized structures. Subcellular means कि वो सेल का हिस्सा हैं, सेल से सेपरेट नहीं है, और स्पेशलाइज का मतलब ये होता है कि द वन पर्टिकुलर पार्टिकल इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म अ वन स्पेसिफिक फंक्शन. हम बच्चे ऑलरेडी इस चीज़ को बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि देयर इज़ अ डिवीजन ऑफ लेबर. This division of labor is not only in the unicellular organism as well as in the multicellular organism. और हमेशा याद रखना है कि division of labor का मतलब है to divide the job, काम को तकसीम कर देना और हर एक स्पेसिफिक पार्टिकल के पास एक स्पेसिफिक टास्क है, एक ख़ास काम है जो उसने करना है. अब उसके मुताबिक अगर हम एक सिंगल सेल की बात करते हैं तो division of labor in a single cell is taken place at the organelle level. The different organelles present in the single cell, just like in amoeba, which is a unicellular organism, they are responsible to perform the different metabolic activities like respiration. For that there is a mitochondria. For protein synthesis, ribosomes are present. For the cell secretion, Golgi apparatus are present. तो इसका मतलब ये है कि बेटे different organelles, they are responsible for the division of labor in a single cell. But if we are talking about a multicellular organism, as its body is made up of more than one cell, so the division of labor is taking place at the cellular level. The different cells, they are modified themselves, they responsible to change themselves and they are responsible to perform a one specific function. Like for this we are using a one specific term which is known as the cell specialization or cell differentiation, in which the cells, they modified themselves to perform a function, and after that specialization we will not talk them as a generalized cells, they are considered as specialized cells.
and now they are meant to do a one specific function. तो बेटे उस रेफरेंस से जो ऑर्गेनेलीज हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द डिफरेंट जॉब्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू डू द डिफरेंट फंक्शन, एंड ईच organelle is specific regarding its function. And one thing else, when you people are talking about the colloidals, I told you that they themselves exist in two states. One is the sol and other is the gel. Actually, this classification based on their consistency, they depend upon their viscosity. Viscosity, viscous का मतलब है बेटे किसी चीज का गाढ़ापन, कि क्या वो एक विस्कस कंडीशन में है या नॉन विस्कस कंडीशन में है, उसके मुताबिक हम उनको नाम दे रहे हैं. तो सोल जो होते हैं बेटे ये नॉन विस्कस है, और जेल जो है ये हमारे पास विस्कस के लिए वर्ड यूज करते हैं. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि दैट डिपेंड्स अपॉन देयर विस्कोसिटी, जिसको हम किसी चीज की थिकनेस, किसी चीज का गाढ़ापन, उसके मुताबिक बात करते हैं. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज 4 फंक्शंस एंड वी विल डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन. हम इनको एक एक को डिस्कस करेंगे बेटे. जैसा कि आप सबको पता है कि सेल के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं. अभी भी थोड़ी देर पहले भी हमने जब साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन की बात की तो हमने कहा कि उसमें माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स है. और आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हो कि जहाँ पर मॉलिक्यूल्स या केमिकल्स मौजूद होते हैं तो दे रिएक्ट विद ईच अदर, और उसके लिए लफ्ज़ हम यूज़ करते हैं केमिकल रिएक्शन या कीमियाई अमल, उर्दू में आप उसको बेटा बोलते हो. लेकिन इन केमिकल रिएक्शंस के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बायोकेमिकल रिएक्शन, क्योंकि ये लिविंग सेल्स में हो रहे हैं, लिविंग बॉडी में हो रहे हैं. तो और ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है उनको बहुत सारे एंजाइम्स रेगुलेट कर रहे हैं, वो आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में उनके बारे में पढ़ चुके हो. तो मेन जो साइट है जहाँ पर मेन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो साइटोप्लाज्म है. जैसे फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग सेलुलर respiration, you people had studied about one process, glycolysis, in which the breakdown of glucose takes place. The main site of glycolysis is cytosol, which is a soluble part of cytoplasm, and it is the main site where glycolysis is taking place. And आपको बच्चा ये भी पता होना चाहिए कि ग्लाइकोलिसिस एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दोनों में होती है. इवन एरोबिक रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में, तो उनकी जो ग्लाइकोलिसिस का अमल है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है. बाकी जो उसकी एक्टिविटीज़ हैं लाइक ऑक्सीडेशन ऑफ पायरोवेट, क्रेब्स साइकिल या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या रेस्पिरेटरी चेन, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती हैं. लेकिन ग्लाइकोलिसिस के रेफरेंस से हमारे पास सबसे ये कॉमन एग्जांपल है कि वेयर इट इज़ टेकिंग प्लेस या व्हाट इज़ इट्स लोकेशन या वेयर इट इज़ अकरिंग, तो वो आपको पता होना चाहिए बेटे कि ये साइटोप्लाज्म में हो रहा है. इसी तरह से ट्रांसलेशन, which is one of the step of protein synthesis. It is also taking place in the cytoplasm. हमने सेकेंड चैप्टर में प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि प्रोटीन्स को बनाने के लिए इंफॉर्मेशंस हमारे पास डीएनए से आती हैं. और प्रोटीन सिंथेसिस 2 स्टेप्स में होती हैं. वन इज़ द ट्रांसक्रिप्शन, अदर इज़ द ट्रांसलेशन. ट्रांसक्रिप्शन किस जगह पर हो रही है? न्यूक्लियस के अंदर. और ट्रांसलेशन हमेशा कहाँ पे होती है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर. और बच्चा आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रांसलेशन में हम मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स की तरफ जाते हैं, मतलब उसमें एंड प्रोडक्ट हमारे पास प्रोटीन्स होती हैं. तो इस रेफरेंस से हम कहते हैं कि इट एक्ट एज अ प्लेटफॉर्म, इट एक्ट एज अ स्टेज वेयर डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज दे आर टेकिंग प्लेस. सिमिलरली द सेकेंड फंक्शन के एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ केमिकल्स. What we mean by these chemicals, these are the vital chemicals
वाइटल मीन्स विच आर असेंशियल, मतलब असेंशियल का मतलब जो ज़रूरी है, जिसके बगैर हम कहें कि लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एग्जिस्ट करना मुश्किल है। अब ये वाइटल केमिकल्स में आपके पास मेनली स्टोरेज सब्सटेंसेस, जिसको आप एज अ रिजर्व फूड मटेरियल भी कह सकते हो, कि फॉर द टाइम बीइंग द फूड विच इज स्टोर्ड इन द सेल्स, कि अगर सेल्स ने अपने अंदर फूड को, सरप्लस फूड को स्टोर करना है सो दैट इट कैन बी यूज इन द फ्यूचर, कि आगे वो उसको इस्तेमाल कर सकें, तो वो फूड हम कहते हैं कि स्टोर होती है। प्लांट सेल में वो रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च है और एनिमल सेल्स में वो रिजर्व फूड मटेरियल ग्लाइकोजन है। अभी जो डायग्राम में भी बेटे आपको नज़र आ रहा है कि मैंने वहाँ पर दो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स को लेबल किया हुआ है, वन इज़ द लिपिड एंड अदर इज़ द ग्लाइकोजन। लिपिड्स भी हमारे पास एज अ स्टोरेज मॉलिक्यूल्स होते हैं, और आप सबको पता है कि लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, दैट इज़ वाई दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द साइटोसोल। वो साइटोसोल का हिस्सा नहीं होते, वो उसके अंदर साइटोसोल में रिमेन, दे आर सस्पेंडेड। और इसी तरह से ग्लाइकोजन जो कि रिजर्व फूड मटेरियल है एनिमल सेल्स की, ग्लाइकोजन एक पॉलीसेक्राइड है और पॉलीसेक्राइड्स आर आल्सो इनसॉल्युबल इन वाटर। तो इसी वजह से वो हमें एज अ पार्ट ऑफ इनसॉल्युबल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, दे आर विजिबल टू अस। Provided with organelles, once again we are talking about the different cellular organelles and they lead towards division of labor. मैं आपको बेटे ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल बता चुकी हूँ कि डिवीजन ऑफ लेबर का क्या मतलब है, कि डिफरेंट ऑर्गेनेलीज दे आर रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस, and in the end, as I had mentioned in my definition of cytoplasm, it is a gel-like substance. Always keep in your mind that jelly-like things, they never stationary. They are not statics. They are always present in a constant state of vibration, or we will say that they are in a, there is a movement. But keep in your mind that the movement of cytoplasm is not in such a way which is visible, which can be easily seen under the microscope. Actually, the movement of cytoplasm is streaming movement. The cytoplasm is showing a streaming movement, and that streaming movement of cytoplasm is known as cyclosis. Cyclosis is another word. It is another name for the internal cell motion. And why there is a need of internal cell motion? So that the different organelles, they can freely move from one place to another place while they are responsible to perform their specific function. This internal cell motion is not only maintained by the cytoplasm due to the streaming movement of cytoplasm, as well as in the cytoplasm, the protein like proteins made up of the proteins, the fibers are present which are known as the cytoskeletal fibers. The one type of cytoskeletal fibers are also responsible to maintain the shape of cells, especially not a definite shape in animal cells, but and also responsible to regulate the internal cell motion. Those cytoskeletal fibers are responsible to regulate the streaming movement of cytoplasm. We can also study about, we will study about the amoeboid movement by which the amoeba is able to move from one place to another place by giving out the finger-like projection which are known as the pseudopodia. तो इन केसेस में बेटे हम ये कहते हैं कि एक्चुअली वो साइटोप्लाज्म है जो फ्लो कर रहा है, जिसकी मूवमेंट है, और उसकी वजह से द डिफरेंट ऑर्गेनेलीज एज वेल एज इवन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दे कैन लोकोमोट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. That is all about the cytoplasm.